एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो एज हम प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, मैनेजमेंट का हम सारा सिलेबस कवर करने वाले हैं। सो हम यूनिट 1 से हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिकेशन टाइप, प्रोसेस एंड बैरियर एंड डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट, प्रोसेस एंड टेक्निक्स। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अबाउट 4 और 5 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 टॉपिक जो है कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन क्या है, ये काफ़ी इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है बिकॉज इसकी प्रोसेस है या इसके जो फीचर्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, इसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं बिकॉज हम कम्युनिकेशन करते ही बहुत हैं। हम जब भी एक दूसरे के साथ, एक पर्सन किसी और के साथ अपने आइडियाज़ को, फीलिंग को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, ideas and feeling from one person to another and making them understand। यानी कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को या फिर नंबर ऑफ पर्सन को, कम से कम 2 होने चाहिए, उनमें जब अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। सो हमारी जो कम्युनिकेशन की अगर हमें कोई डेफिनेशन देखनी हो तो अकॉर्डिंग टू डेविस, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना ही क्या है, कम्युनिकेशन। और एक अच्छी कम्युनिकेशन कब हो पाती है, जब दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं और जो आपको पढ़ा रही हूँ तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन है। बट एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी, जब जो मैं कहना चाह रही हूँ आप उसे समझेंगे, तभी तो वो, जब हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो जो आपका सेंडर आपको भेज रहा है। सो एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना रिक्वायर्ड है। नाउ फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही क्या करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का फीचर नहीं है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन के बेसिक और मेन फीचर्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज़ 2 और मोर पर्सन्स। कभी भी कम्युनिकेशन अकेला पर्सन नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ भी ट्रांसफ़र करना है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास भेजना पड़ता है। अगर आपको थॉट शेयर करने, इन्फॉर्मेशन शेयर करने, सो कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं। तो कम्युनिकेशन का फर्स्ट फीचर क्या हुआ कि वो 2 से या 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में होती है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कि जब भी वो होती है कम्युनिकेशन तो उसके टाइम पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है। विदाउट एक्सचेंज हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इन्फॉर्मेशन, आइडिया, इमोशन, थॉट्स, किसी ना किसी चीज़ का तो एक्सचेंज होता है 2 पर्सन्स के बीच में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने मीनिंग में ही बताया कि अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी पर्सन है, बट बी को, उसकी ए को जो है इंग्लिश आती है बट बी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो अगर ए जो है इंग्लिश में कोई भी चीज़ बी को बोलेगा तो वो उसे समझ नहीं आएगी। इवन 2 पर्सन प्रेजेंट हैं, दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, बट अगर उसे समझ ही नहीं आ रहा तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना रिक्वायर्ड है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, फेस टू फेस भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। सो कम्युनिकेशन के वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, वो हम लेटर डिस्कस भी करेंगे। कंटिन्यूस प्रोसेस, की कम्युनिकेशन ऐसे नहीं है कि अगर 2 पर्सन्स बैठे हैं जब वो बोलेंगे तभी कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल भी हो सकती है एंड नॉन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल का मतलब क्या होता है, जब हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं, और नॉन वर्बल जब हम रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो हम वर्बली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और रिटर्न फॉर्म में या फिर पोस्टर्स की हेल्प से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ये हमारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप कहीं पे बैठे और आपके साथ में कोई बैठा है तब भी कम्युनिकेशन होती है। कम्युनिकेशन कैसे होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। अगर आप उनको देख के स्माइल करते हो तो वो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को शो करता है और वो एक अलग कम्युनिकेशन को शो करता है। अगर आप किसी को इग्नोर करते हो, अब किसी को कैसे पता चलता है कि कोई उसे इग्नोर कर रहा है, एटीट्यूड शो कर रहा है, ईगो शो कर रहा है, बिकॉज वो बोल के नहीं बताते, उनके एटीट्यूड से पता चल जाता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, बिहेवियर से पता चल जाता है। तो ये बिहेवियर भी क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। यूज़ ऑफ वर्ड एज वेल एज सिम्बल्स, की अब हम कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, सिम्बल्स का भी यूज़ करते हैं। नाउ कम्युनिकेशन की प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम्युनिकेशन की प्रोसेस के आपको स्टेप्स का सीक्वेंस पता होना सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन में कौन होते हैं, हमने बोला था कि कम से कम 2 पर्सन्स होने रिक्वायर्ड हैं। तो एक हमारा सेंडर है
एंड एक हमारा क्या है, रिसीवर है। कि एक हमारा क्या होगा, सेंडर। जो सेंडर कौन होता है, जो मैसेज को सेंड करता है, और रिसीवर जिसको मैसेज सेंड किया जा रहा है या फिर जो उसे रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेंडर हूँ और जो भी इस वीडियो को देखेगा वो क्या होंगे, रिसीवर होंगे। अब सेंडर क्या है, सबसे पहला स्टेप तो सेंडर हो गया। उसके बाद क्या देखा जाता है, मैसेज। अब सेंडर कुछ तो भेजेगा जब भी तो कम्युनिकेशन होगी, एक्सचेंज कुछ तो करना ही होता है, आइडिया हो, इन्फॉर्मेशन हो, थॉट हो, बिहेवियर हो, तो कोई ना कोई मैसेज होता है। देन मैसेज की क्या की जाती है, एनकोडिंग की जाती है। अब आपके माइंड में जो थॉट आया है आपको उसे कैसे एक्सप्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कुछ कहना चाहते हो तो आप अपने माइंड में उसे प्रोसेस करते हो और एक पर्टिकुलर सेंटेंस बना के सामने वाले को कहते हो। तो वो जो प्रोसीजर है कि जब आप एक सेंटेंस रेडी करते हो कि मुझे ये कहना है, वो आपकी क्या होती है, एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद क्या होता है, मीडिया, यानी कि आप सेलेक्ट करते हो किस मीडियम से आप भेजने वाले हो। फेस टू फेस होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, हम वेरियस मीडियम को, टेलीफोनिक होगा, तो आप कैसे शेयर करोगे इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के बाद क्या होता है हमारा, किसको शेयर की जा रही है, रिसीवर, यानी कि रिसीवर उसे रिसीव करेगा। जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है, जो मैसेज आपने शेयर किया है, फाइनली वो रिसीवर को मिल गया। रिसीवर मिलने के बाद क्या करता है, डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग यानी कि अब हमने जो अपनी एनकोडिंग करके उन्हें भेजा था, सिमिलरली जब वो रिसीव करता है तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है, डिकोडिंग करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको कुछ भी समझा रही हूँ, कम्युनिकेशन प्रोसेस समझा रही हूँ, तो जो मैं समझा रही हूँ वो हम मेरी एनकोडिंग के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस बनाए और आपको भेज दिए। बट जो आपकी नॉलेज है, जितने आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, एटीट्यूड है, वैल्यूज़ है, बिहेवियर है, इनके बेस पे आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो एंड देन डिकोड करते हो, यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि उस कॉन्सेप्ट को आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हो। एंड देन हमारे जो बीच में फीडबैक है, ये फीडबैक का मतलब क्या होता है कि हम ये समझ सकें कि क्या रिसीवर को हमारी कही हुई बात समझ में आई है या नहीं आई, उसके लिए फीडबैक होता है। फॉर एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में जो लिखोगे वो क्या है, फीडबैक है, जिससे पता चलता है सेंडर को कि क्या उसने इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया है, क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हुई है या नहीं हुई। नॉइज़ जो है वो क्या होती है, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो बैरियर क्रिएट कर देते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। बैरियर भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि जिसकी वजह से इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। सो हमारा प्रोसीजर आपको क्लियर हुआ कि सेंडिंग होती है, यानी कि सेंडर एक मैसेज प्रिपेयर करता है, उसकी एनकोडिंग करता है, देन उसका मीडिया सेलेक्ट करता है, रिसीवर को मिलता है, डिकोडिंग करता है, एंड देन रिसीवर क्या करता है, फीडबैक प्रोवाइड करता है। सो सबसे पहले क्या था, सेंडर। द सेंडर इज द पर्सन हु सेंड हिज आइडियाज़ टू अनदर पर्सन, कि वो पर्सन जो अपने आइडियाज़ को किसी और के साथ शेयर करता है वो हमारा क्या है, सेंडर है। मैसेज क्या है, जो पर्टिकुलर चीज़ आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, थॉट हो, वही हमारा क्या है, मैसेज है। एनकोडिंग क्या है, वो प्रोसेस है जब आप कन्वर्ट करते हो अपने मैसेज को एक सिंबल में, यानी कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे, किसी सेंटेंस में, किसी बिहेवियर में, किसी एक्शन में। फॉर एग्जांपल आपको किसी को बेस्ट ऑफ लक बोलना है तो आप एनकोड करके ये देखते हो कि आपको कैसे उसे कन्वे करना है। आप थम्स अप करके भी बोल सकते हो, आप वर्बली भी बोल सकते हो, तो वो आप एनकोडिंग करते हो। देन मीडिया आप सेलेक्ट करते हो कि आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन करोगे या फिर इंटरनेट के थ्रू कैसे करोगे। देन रिसीवर, जिस पर्सन को मैसेज मिलता है, देन वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसे डिकोड करता है एंड फीडबैक प्रोवाइड करता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं क्या बता रही थी कि अगर जब भी आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है तो सेंडर और रिसीवर दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत मैटर करता है। क्या बोला मैंने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है कि आप, फॉर एग्जांपल मैं और आप, हम दोनों सेम नहीं है, हमारे क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं, हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, हमारा एटीट्यूड डिफरेंट है, हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, हमारी एजुकेशन डिफरेंट है, और हमारे जितने भी बाकी बिहेवियर है वो डिफरेंट है। सो ये सारी चीज़ें हमारी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं अंडरस्टैंडिंग को। सो हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है एनकोडिंग को, डिकोडिंग को। जितनी नॉलेज मुझे होगी उस बेस पे मैं एनकोडिंग कर पाऊंगी, और जितनी नॉलेज आपको होगी उस बेस पे आप क्या कर पाओगे, डिकोडिंग कर पाओगे। सो एक पर्सन के क्या वैल्यूज़ हैं, क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, उसके पास्ट क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके क्या रोल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आती हैं, जो अफेक्ट करती हैं एक पर्सन की एनकोडिंग को, डिकोडिंग को। नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जितने भी वेरियस तरीके से या क्लासिफिकेशंस हो सकती थी मैंने यहाँ डाली हैं कि हम कैसे कैसे कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक और इसके अंदर जो मेंशन मैंने वैसे तो बता दिया, बट एक और अगर आप मेंशन करते हो तो वो हमारी क्या होती है, किस फॉर्म में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन होती है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन हम क्या बोलते हैं,
ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वर्ड्स का यूज़ मतलब, और वर्ड्स मीन्स जैसे मैं अब आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं जब बोल रही हूँ तब भी वर्ड्स का यूज़ कर रही हूँ। जो ये लिखा हुआ है पीपीटी पे, स्लाइड्स पे, ये भी क्या है, वर्ड्स का यूज़ किया हुआ है। तो वो मेरी क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है, यानी कि मैं आप सबके साथ वर्बली कम्युनिकेट कर रही हूँ। सो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। और वर्बल कम्युनिकेशन को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो हमारी क्या होती है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन जब हम वर्ड्स का यूज़ करें तो वो 2 तरीके से हो सकती है, ओरल और रिटर्न। ओरल कम्युनिकेशन क्या हुई, जब आप किसी को बोल के बताते हो। जब आप वर्ड्स का तो यूज़ कर रहे हो बट बोल के बता रहे हो, लिख के नहीं बता रहे हो, वो हमारी क्या होती है, वर्बल कम्युनिकेशन इन ओरल वे। सो ओरल कम्युनिकेशन में हमारा बेस्ट क्या होता है कि वो बहुत जल्दी कम्युनिकेट होती है। अगर आप किसी को लेटर लिख के दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न कम्युनिकेशन अडॉप्ट की, तो आपने लेटर लिख के दिया, फिर सामने वाले तक वो पहले पहुंचता है, उसमें टाइम लगता है, देन वो उसे समझता है, फिर भी वो वर्बली आपको कैसे रिप्लाई करेगा, रिटर्न फॉर्म में ही करेगा। तो उसमें क्या है, टाइम बहुत लग जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस होते हैं। बिकॉज 2 पर्सन है, आप और आपका फ्रेंड है, ए और बी। अगर आप क्या कर रहे हो, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक दूसरे के साथ सामने बैठ के बात कर रहे हो, फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो अगर आपको ये लगता है कि कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो आप तभी क्लैरिफाई कर सकते हो और उसके बीच में डाउट्स नहीं रहते और बहुत जल्दी वो क्या है, पर्सनल टच से कंप्लीट की जा सकती है। बट रिटर्न कम्युनिकेशन का फॉल्ट यही है कि उसमें टाइम लग जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस होते हैं। बिकॉज आप उसे लिख के दे रहे हो तो सामने वाला आपके एक्सप्रेशन नहीं देख पाता, आपकी फीलिंग नहीं देख पाता और रिटर्न कम्युनिकेशन को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। सो हमने क्या देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन होती है एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन जिसके अंदर वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते। अब वर्ड्स को हम बोल के भी यूज़ कर सकते हैं और लिख के भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम बोल के यूज़ करते हैं तो वो हमारी ओरल कम्युनिकेशन होती है, जिसके एडवांटेज क्या है कि वो बहुत जल्दी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे टाइम को सेव करती है, पर्सनल टच होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती। बट रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम लिख के भेज रहे हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस होते हैं और उसको क्या है, आप इतना पर्सनल टच प्रोवाइड नहीं कर पाते। बट फिर भी रिटर्न कम्युनिकेशन की जाती है। क्यों की जाती है, आप ऑर्गेनाइजेशंस में देखना, डिसीजन मेकिंग होती है, पॉलिसीज होती हैं, ये सब रिटर्न होती हैं। क्यों, बिकॉज रिटर्न कम्युनिकेशन एज अ प्रूफ हम रख सकते हैं। अगर हमने रिटर्न कम्युनिकेशन की है तो हम उसे एज अ लीगल एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, उसे प्रूफ के तरीके से सेव कर सकते हैं और वो ज़्यादा फॉर्मल होती है। ओरल कम्युनिकेशन को हम एज अ प्रूफ नहीं रख पाते बिकॉज उसे रिकॉर्ड करना इतना ईजी नहीं होता। आप दिन में इतनी बातें करते हो, सारी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट रिटर्न कम्युनिकेशन को अच्छे से रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है। अगर फ्यूचर में कोई मना करे कि मैंने ये नहीं कहा था, तो रिटर्न कम्युनिकेशन को हम शो करके, अपने प्रूफ्स को हम शो करके क्या कर सकते हैं, अपने राइट का यूज़ कर सकते हैं। सो रिटर्न कम्युनिकेशन ज़्यादा फॉर्मल है, इसीलिए वो यूज़ की जाती है। सो वर्बल कम्युनिकेशन आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वर्बल के अलावा क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। तो वर्ड्स का यूज़ हम कब नहीं करते, जब हम अपने गेस्चर्स का यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। आप बात करते हो अपने फ्रेंड से, जब आपके टीचर आपको बोलने नहीं देते तो आप अपनी आंखों ही आंखों में बात करते हो कि अभी हमें नहीं बोलना, आप हंस के बात करते हो। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, जिसमें आपके सारे, जैसे आप सैड हो, ये सब कैसे पता चलता है, आप हैप्पी हो, सैड हो, एंग्री हो, ये आपको बोल के बताने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके पोस्चर से, आपके साइन सिंबल से पता चल जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं तो वहाँ पे जो साइन होते हैं कि यहाँ से यू टर्न करना है, यहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, वो सब क्या है, स्मोकिंग नहीं करनी, इसका जो साइन होता है। सो ये सब क्या है, चाहे कोई पढ़ना जानता हो या नहीं जानता हो, बट वो जो स्मोकिंग नहीं करने का साइन होता है, ना तो वो वर्ड्स को कंटेन कर रहा है, तो वो हमें क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, बट वर्ड्स कंटेन नहीं कर रहा, वो हमारी क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, हमारा पोस्चर कैसा है, हम बैठते कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, साइन क्या है, सिंबल्स क्या है, ग्राफ होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ये सब हमारे क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे चार्ट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्राफ का यूज़ कर रहे हैं तो एक लाइन अगर ऊपर की तरफ जा रही होती है तो हम बताते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड है, यानी कि ग्रोथ हो रही है। नीचे की तरफ आ रही होती है तो डाउनवर्ड ट्रेंड है। ये हमें कैसे पता चलता है, वहाँ वर्ड्स तो नहीं लिखे होते, बट हमें कम्युनिकेट कैसे होता है, उस ग्राफ के थ्रू, उसकी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो वो हमारी क्या होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो आपको आई होप क्लियर हो गया कि फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल के अंदर ओरल एंड रिटर्न एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड नॉन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन,
एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट। सो हम जो फर्स्ट टू हैं वो हम लेटर भी डिस्कस करेंगे, बट मैं थर्ड आपको बता देती हूँ पहले। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जब हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो हमारी क्या होती है, इंटरनल कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जर्नल मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं। जब ये सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली। बट जब एक ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड के साथ, जो आउटसाइड के मेंबर्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करती है, यानी कि बाहर निकलती है और उनसे कम्युनिकेट करती है, वो हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन होते हैं, हम हैं, पब्लिक है, कस्टमर है, गवर्नमेंट है, या फिर और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, कस्टमर्स है, और अथॉरिटीज़ हैं, लीगल बॉडीज़ हैं, ये सब अगर इनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है तो वो हमारी क्या होती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, मार्केटर्स हैं, इनके साथ जब हम कम्युनिकेट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन तो वो क्या है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सो अभी हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेम ही सजेस्ट कर रहा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि जो आप बहुत ऑफिशियली करते हो, हम बोलते हैं नहीं कि फॉर्मेलिटी मत करो, तो फॉर्मेलिटी के अंदर हम क्या बोलते हैं कि आप बहुत फॉर्मल हो, आप इतनी जल्दी नॉर्मली बिहेव नहीं करते, आप बहुत ऑफिशियल बिहेव करते हो, बहुत फॉर्मल बिहेव करते हो। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली एंड द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज कंट्रोल्ड, यानी कि सब कुछ पहले से कंट्रोल्ड होता है, हम डेलिब्रेटली जिसे क्रिएट करते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव से ही क्रिएट की जाएगी, हमारे पर्सनल मोटिव से नहीं होगी कि मुझे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करनी है, कुछ पर्सनल हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये शेयर करना है, वो हमारी इनफॉर्मल में आता है। फॉर्मल यानी कि जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए की जाती है, जिसके अंदर हमारे काम से रिलेटेड सारी कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, ये बेसिस इंपॉर्टेंट है, और इनके अंदर जो आते हैं उनके टाइप्स इंपॉर्टेंट है, उनका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने फीचर्स लिखे हैं ताकि आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग कंप्लीट क्लियर हो जाए कि वो रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है और ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। फॉर्मल रिलेशंस होते हैं, जैसे मैनेजर है, सबॉर्डिनेट है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, ऐसे रिलेशंस के बीच में जब कम्युनिकेशन होती है कि वो उन्हें पॉलिसीज़ बताते हैं, देन वो अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं, फीडबैक बताते हैं, ये सब आपकी क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है, यानी कि पहले से डिफाइन होता है कौन किससे बात कर सकता है, कौन किसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, देन जनरल मैनेजर है, एम्प्लॉयर है एंड वर्कर है। तो वर्कर डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर कि आपको ऐसे ही फॉलो करना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगी, और डेलिब्रेट एफर्ट है, यानी कि अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं होती, करनी पड़ती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कंप्लीटली अपोजिट है फॉर्मल कम्युनिकेशन की, कि ऐसी कम्युनिकेशन जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे पर्सनल नीड के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन अपनी खुद की इनफॉर्मल रिलेशनशिप के लिए जो करता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो डिस्कस करते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ जो डिस्कस करते हो, वो आपकी क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसके फीचर्स क्या हुए, फॉर्मेशन थ्रू सोशल रिलेशंस, कि आपकी किसके साथ कैसे रिलेशंस हैं, कितनी अच्छी बॉन्ड है, कितने क्लोज हैं आप एक दूसरे के, उनके थ्रू आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। अनसर्टेन पाथ होता है कि अगर आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो अगर आप 5 फ्रेंड्स हैं एक ग्रुप में, 1 2 3 4 5, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि जो 5th है वो सिर्फ 3rd को बोल सकता है, देन 2nd को, ऐसा नहीं होगा। कोई भी किसी के साथ भी कभी भी कम्युनिकेट कर सकता है। सो वो हमारी क्या होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पॉसिबिलिटी ऑफ र्यूमर, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिकॉज उसमें ये होता है कि कोई किसी से भी बात कर सकता है, कैसे भी बात शेयर कर सकते हैं, पर्सनल भी बात शेयर करते हैं। सो उस टाइम पे ऐसे चांसेस होते हैं कि मतलब अफवाहें फैलती हैं, र्यूमर्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, फेक होती हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। एंड क्विक रिलाई, बहुत जल्दी ये फैलती है, कम्युनिकेशन बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, एक दूसरे को बताता है, ऐसे नहीं होता कि आपने अपने फ्रेंड को बताया देन सबको पता चल गई। सो वो हमारी क्या होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नाउ अनदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने किया था वो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, अगर हम लाइनिंग बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइनिंग क्या होती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, ये हमारी वर्टिकल होती है और ये हमारी डायगोनल्स होती हैं। सो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब आप सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ बात करते हो, जिस रोल पे, जिस स्टेटस पे, जिस लेवल पे आप हो, उसी लेवल पे जब कोई और होता है उसके साथ जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन।
फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर, तीनों क्या है, मैनेजर के लेवल पे हैं, तीनों के ऑर्गेनाइजेशन के टुवार्ड्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है। तो ये तीनों जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इनका लेवल ऑफ, इनके काम बेशक अलग है बट इनका लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम है, तो वो हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब आप सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करते हो, जिस लेवल पे आप हो उसी लेवल पे जो अनदर पर्सन है उसके साथ जब आप कम्युनिकेट करते हो, वो हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर से एग्जांपल रिपीट करिए, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर है। नाउ वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होती है, जब आप या तो अपने से ऊपर वाले लेवल के साथ या फिर अपने से नीचे वाले लेवल के साथ कम्युनिकेट करते हो, वो हमारी होती है वर्टिकल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमारा क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजर है एंड एम्प्लॉयर है। सो जब हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर एंड एम्प्लॉयर से बात करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सबसे ऊपर स्टेटस होता है, सबसे ऊपर रोल होता है, देन उसके बाद हमारे मैनेजर्स आते हैं, देन एम्प्लॉयर आते हैं। सो जब वो नीचे वालों के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो हमारी क्या होती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और जब आप इसी को ऊपर की तरफ करोगे कि एम्प्लॉयर ने कुछ मैनेजर को बताया और मैनेजर कुछ बीओडी को बता रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन। सो ये हमने अपने टाइप्स में मेंशन कर रखा है कि जो हमारी कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है, कि सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, उसके बाद हमारी क्या है, वर्टिकल। और वर्टिकल के अंदर क्या होती है, एक तो अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। सो अपवर्ड का मतलब क्या होता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वो होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल आपके सबसे पहले आपके डायरेक्टर हैं आपके कॉलेज के, देन आपके प्रोफेसर्स हैं एंड देन स्टूडेंट हैं। तो जब आपके डायरेक्टर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं, पॉलिसीज़ बताते हैं, वो सब क्या है, हमारी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वो हम तक पहुँचती हैं। और जब स्टूडेंट्स क्या बताते हैं, कुछ कंप्लेंट्स करते हैं, कोई फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। देन डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप ना तो सेम लेवल के, मतलब एक पर्सन ना तो अपने सेम लेवल वाले के साथ कर रहा है और ना अपने से अपर वाले के साथ। फॉर एग्जांपल ये इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। काइंड ऑफ इनफॉर्मल, बट हम यहाँ बात किसकी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज ही होता है, बट वो हमारा इनफॉर्मल नहीं होता, किसी भी साइड हो सकता है, किसी भी साइड चला जा सकता है, इनके साथ भी कर सकते हैं ये। यानी कि इसका कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं होता कि अगर इसे इससे कम्युनिकेट करना है तो ऐसे पहुँचना रिक्वायर्ड नहीं है, वो ऐसे भी पहुँच सकते हैं, वो डायरेक्टली भी पहुँच सकते हैं। तो वो हमारी क्या होती है, डायगोनल कम्युनिकेशन। नाउ बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जब हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से बैरियर आते हैं, बैरियर यानी कि रुकावटें। तो फर्स्ट इज सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर कौन से बैरियर होते हैं, ऐसे बैरियर जो आपकी लैंग्वेज की वजह से क्रिएट होते हैं, यानी कि आप जिस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो वो सामने वाले पर्सनस को अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, वो उससे यूज टू ही नहीं है, वो उससे फ्रेंडली ही नहीं है। सो जो भी हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक बैरियर, जिसकी वजह से जो हमारा रिसीवर है वो रॉन्ग मीनिंग ले लेता है, कि उसे समझ ही नहीं आता हमने क्या किया और वो गलत इंटरप्रेट कर लेता है। सो सिमेंटिक बैरियर के अंदर क्या आता है, सबसे पहले बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि जो सेंडर है वो उसने एक्सप्रेस ही बहुत गंदे वे में किया है कि उसे समझ आएगा ही नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल ए और बी हैं, दोनों को हिंदी आती है, बट ए ने ऐसी हिंदी यूज़ की, ऐसी टूटी फूटी हिंदी यूज़ की, अच्छे से सेंटेंस ही नहीं बनाए, अच्छे से एक्सप्रेस किया ही नहीं, जिसकी वजह से सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं हुआ। तो वो हमारा क्या होता है, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज लैंग्वेज की वजह से। सिंबल और वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, ऐसे सिंबल्स का, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जिनके डबल मीनिंग हो, ट्रिपल मीनिंग हो, बिकॉज इंग्लिश में ऐसा होता है कि एक ही वर्ड के बहुत से मीनिंग होते हैं। या फिर जो थम्स अप का सिंबल है वो हर नेशन में, बहुत से नेशन में उसको पॉजिटिव लिया जाता है, बहुत से नेशन में उसे नेगेटिव लिया जाता है। सो वो हमारे क्या है, ऐसे सिंबल्स का, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जो इसका अलग अलग मीनिंग हो। तो जिस मीनिंग से आप कहना चाह रहे हो, क्या पता जो रिसीवर है वो अलग मीनिंग समझता हो, तो तब भी हमारा बैरियर क्रिएट होता है। बैरियर का मेन मीनिंग क्या है कि जो सेंडर ने कहना चाहा, रिसीवर ने वो ना समझ के कुछ और समझ लिया, तो वो एक क्या होता है, बैरियर होता है। देन फॉल्टी ट्रांसलेशन, कि सेंडर ने सही बोला बट रिसीवर ने फॉल्टी ट्रांसलेट कर लिया, गलत ट्रांसलेशन कर लिया उस चीज़ का। हमने कोई ऐसा वर्ड भी यूज़ नहीं किया, बट उसने जिस तरीके से उस मैसेज को समझा वो उसका गलत हो गया, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, बैरियर क्रिएट होगा। अनक्लैरिफाइड असम्पशन, अनक्लैरिफाइड असम्पशन यानी कि सेंडर ये सोचता है कि उन्हें तो पता ही होगा, रिसीवर्स को तो पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपके कई बार आपके क्या होता है, टीचर्स क्या सोचते हैं कि ये टॉपिक तो काफ़ी ईजी है, स्टूडेंट्स को आता ही होगा, बट क्या पता उन्हें आता है या नहीं आता। सो वो क्या होता है, हमारे अनक्लैरिफाइड असम्पशंस। अगर हम ये मान के चलेंगे कि उन्हें पता ही होगा, आता ही होगा, और आप शेयर नहीं करोगे, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर है। और टेक्निकल लैंग्वेज, अगर आप साइंस से बिलोंग करते हो, आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, तो आप जिस
पर्टिकुलर चीज़ में बहुत स्पेशलाइज्ड हो, उस चीज़ की टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करो। फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स स्टूडेंट हो बट सामने वाला कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है, तो आप एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इनका आप यूज़ करो, बैलेंस शीट, ये सब, तो वो सामने वाला नहीं समझ पाएगा। तो आप अगर टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करते हो तो वो सामने वाला नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से बैरियर क्रिएट होता है। सो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर के बाद हमारे क्या आता है, साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसको हम इमोशनल बैरियर भी बोल सकते हैं। सो बैरियर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बैरियर्स का मीनिंग क्लियर होना और उस बैरियर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, जो आपके इमोशन से, मेंटली, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेट होते हैं, कि आप अपने इमोशंस की वजह से जो बैरियर आ जाते हैं, आपकी फीलिंग्स की वजह से जो बैरियर आते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर। जैसे कि प्री मैच्योर इवेल्युएशन, कि रिसीवर जब हमने पिछले वाला डिस्कस किया अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, उसमें सेंडर ये सोच लेता है कि रिसीवर को सब पता है, और रिसीवर के इस टाइम पे हमारा क्या होता है, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन में रिसीवर ये सोच लेता है कि मुझे सब पता है। कि कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो टीचर की सुने ही ना, कि मुझे तो ये पहले से ही आता है, क्या पता वो कुछ नया बता रहे हो, कुछ अलग बता रहे हो, एंड देन बाद में जब टीचर पूछे तो वो कहे ये तो मुझे पता ही नहीं था। सो वो आपका क्या होता है, उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन बैरियर आता है। जब आप प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर लेते हो, लैक ऑफ अटेंशन, कि आपका अटेंशन नहीं है या फिर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ अटेंशन भी आ सकता है और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी आपका आएगा, कि दोनों चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। अगर आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपकी अटेंशन नहीं है, कि आप फिजिकली तो प्रेजेंट हो बट मेंटली आप प्रेजेंट ही नहीं हो, आपका ध्यान ही नहीं जा पा रहा लेक्चर में, आप जो भी आपको बोल रहे हैं उस पर, तो वो कम्युनिकेशन का बैरियर क्रिएट होगा, बिकॉज आपका माइंड कहीं और है, आप इमोशनली कहीं और हो। ये कब हो सकता है, जब आप या तो इमोशनली डिस्टर्ब हो या फिर जब आप किसी और चीज़ के बारे में सोचने लग जाओ। एंड लैक ऑफ ट्रस्ट, आप किसी को सुन रहे हो बट आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है कि ये सच ही बोल रहा होगा, तो तब भी कम्युनिकेशन बैरियर आता है, क्योंकि आपने उनकी बातों पे बिलीव नहीं किया, और बिलीव नहीं किया तो इसका मतलब आपको उनकी बातों पे डाउट है, उन पे शक है, तो आप उनको नेगेटिव वे से भी इंटरप्रेट कर सकते हो, जिसकी वजह से इमोशनल बैरियर क्रिएट होते हैं। दैन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ही होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी बैरियर हैं, जो भी रुकावटें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी हैं, कि क्या कोई फ्रीली बात कर सकता है, नहीं कर सकता, किससे बात कर सकता है, कितनी बात कर सकता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी में मेंशन होता है कि कौन सी की इन्फॉर्मेशन है वो कौन शेयर कर सकता है, किसको शेयर कर सकता है। तो वो पॉलिसीज़ भी क्या करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं आपको कम्युनिकेट करने में। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हों कि सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है, और जो पर्सन इतना यूज टू नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश के अंदर, उन्हें आती है बट वो बोलना नहीं इतना कंफर्टेबल फील करते, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्टीज हो जाएंगी और उनकी कम्युनिकेशन में बैरियर आएगा। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही आपने इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है कि इनको कम्युनिकेट करने के लिए पहले ये नीचे 2 हैं, उसके नीचे फिर से 3 काम करने हैं, देन उसके नीचे 2 और हैं, तो अगर आपने इतना बड़ा, तो इन्हें कम्युनिकेट करनी है तो कितना बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर वहाँ तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो कितनी, फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने क्या की, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, इन्होंने इनको भेजा, फिर देन इसको, तो यहाँ इन्होंने जो भेजा होगा, इन्होंने थोड़ा बहुत गलत इंटरप्रिटेशन, बिकॉज एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन तो हम कर नहीं सकते, देन इनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और, इनकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और, तो यहाँ तक पहुँचते तो हमारा कंप्लीट मैसेज ही बदल जाता है। तो वो भी क्या करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर क्रिएट करता है कम्युनिकेशन का। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड फैसिलिटीज़, कि स्टेटस क्या है, आप किस स्टेटस पे हो वो आपको अफेक्ट कर देता है, बिकॉज कुछ लोगों के आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस वो आ जाते हैं कि मैं इस स्टेटस पे हूँ तो मैं नीचे वाले जो मेरे से नीचे काम करते हैं या वर्कर हैं, लेबर्स हैं, उनसे कम्युनिकेट नहीं करूँगा, उनकी बात नहीं सुनूंगा। सो किस स्टेटस पे आप हो ऑर्गेनाइजेशन में, जब स्टेटस की बात आ जाती है तो वो क्या करता है, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करता है। एंड क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, क्या आपकी फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ फ्लोर है, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर जो सबसे नीचे वाले फ्लोर पर काम करना है और उसे 5th फ्लोर पर जाके किसी से बात करनी हो, तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टेलीफोन की फैसिलिटी नहीं है तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएगा और फिर कहने जाएगा, फिर वो सोचेगा नहीं करते हैं बात। तो वो क्या होती है, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करता है कि आप कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो। देन पर्सनल बैरियर, हमने कौन कौन से बैरियर डिस्कस कर लिए, सबसे पहले सिमेंटिक बैरियर जो लैंग्वेज से रिलेटेड था, देन इमोशनल बैरियर, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, नाउ पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या होते हैं, जो एक पर्सन के जो पर्सनैलिटी है उसके खुद के बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, पर्सनल बैरियर। अब पर्सनल बैरियर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके के हो सकते हैं, सुपीरियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं एंड सबॉर्डिनेट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सुपीरियर से रिलेटेड पर्सनल बैरियर क्या होंगे, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, कि कहीं मेरी चेयर ना छिन जाए। अगर मैंने अपने एम्प्लॉयज़ की बात सुन ली और उनका आइडिया अच्छा हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन को ये ना लगने लग जाए कि वो मेरे से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए वो बात सुनते ही नहीं, जिसकी वजह से बैरियर आता है। उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर, इसकी वजह से कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन बैरियर आता है, या फिर वो अपने जो सबॉर्डिनेट है उन पर ट्रस्ट नहीं करते, उनकी सुन तो ली बट उन पर ट्रस्ट नहीं करते कि क्या पता इनका आइडिया काम करेगा या नहीं, तो वो भी क्या करता है, कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट करता है। आपके पास टाइम नहीं है, एक सुपीरियर है उसके पास बहुत से काम होते हैं, उनके पास अगर टाइम नहीं है तो इसीलिए भी वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बैरियर आता है। सबॉर्डिनेट के लिए क्या बैरियर हो सकते हैं, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कि वो क्या है, उनके पास आइडियाज़ हैं, सब कुछ है, बट वो ये सोचते हैं क्यों दिमाग ख़राब करना जाके आइडियाज़ देने के लिए, आइडियाज़ को बनाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए तो सुपीरियर है, हम क्यों करें, तो वो देना चाहते ही नहीं, जब वो बात करना ही नहीं चाहते, वो होती है अनविलिंगनेस, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आता है। या फिर अगर उन्होंने बहुत बार आइडियाज़ रख के देखे बट उनको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिले, उन्हें प्रेज़ नहीं मिली, आइडिया अच्छा था फिर भी उनके आइडिया को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, तो इंसेंटिव ना मिलने की वजह से, एनकरेजमेंट ना मिलने की वजह से भी क्या होते हैं, बैरियर्स क्रिएट होते हैं। तो आप इन बैरियर्स को कैसे रिमूव कर सकते हो, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रोसेस, उसके स्टेप्स की सीक्वेंस पता होना आपको जरूरी है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट बेसिस पे, सब बेसिस को पता होना और उनके टाइप्स का पता होना जरूरी है। उसके बाद कितने बैरियर्स हैं जो हमने मेन किए हैं, वो हमारे क्या हैं, पर्सनल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब उन बैरियर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं कि हम क्या करें, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, कि रिसीवर की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करें, ना कि आप क्या कहना चाहते हो। आप ये भी देखो कि सामने वाला क्या चाहता है आपसे और आप उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करो। क्लैरिफाई आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन, कुछ भी बोलने से पहले एक बार आप सोच लो, उसे अच्छे से सेंटेंस में बना लो ताकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सको। सामने वाले की लैंग्वेज, टोन का आपको पता होना चाहिए कि वो किस लैंग्वेज को समझता है और वो आपको कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ करो। आपकी आइडियाज़, एक्सप्रेशन क्लियर होने चाहिए, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप क्या कहना चाहते हो तो आप बताओगे कैसे। प्रॉपर फीडबैक आपको भी यूज़ करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि जो आप कहना चाहते थे सामने वाले ने उसे समझा या नहीं। एक अच्छे लिसनर आप बनो, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स होनी जरूरी हैं एंड सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। नाउ द सेकंड टॉपिक इज डिसीजन मेकिंग। आई नो कि वीडियो बड़ी हो गई है बिकॉज सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हमें एक दिन में दो टॉपिक भी करने पड़ेंगे। सो डिसीजन मेकिंग हमारा सेकंड टॉपिक है। उसके अंदर क्या आएगा, Business decision making is essentially a process of selecting the best out of alternative opportunities often for the organization or firm। कि एक organization के पास number of opportunities होती हैं। आप कोई भी काम करने के लिए जाते हो, आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ड्रेस लेने गए तो आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं। सो उनमें से आप क्या करते हो, उनमें से भी शॉर्ट लिस्ट कर लेते हो कि ये 5 ड्रेसेस मुझे पसंद आई। अब उन 5 अल्टरनेटिव्स में से आपको कौन सी खरीदनी है उसका सेलेक्ट करना ही क्या है, डिसीजन मेकिंग। यानी कि आपके पास जो अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करना ही डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन सो दैट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इंक्रीज्ड। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी होती है। अब एनवायरमेंट में कितनी अपॉर्चुनिटी है, आप कितने तरीके की, आप कौन कौन सी इंडस्ट्री में जा सकते हो। आप ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप फूड की इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप क्लोथिंग की इंडस्ट्री में जा सकते हो, टेक्सटाइल में, तो ये सब आपके पास क्या ऑप्शन है। तो आपको ये देखना होता है कि कौन सा काम आपके लिए बेस्ट होगा, कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी, जितने भी ऑल्टरनेटिव आपके पास हैं, सो दैट आप बेस्ट सिलेक्शन कर सको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। सो डिसीजन मेकिंग के फीचर्स क्या हैं कि वो गोल ओरिएंटेड होती है, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए तो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हम ड्रेस खरीदने गए, तो ड्रेस खरीदना हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, शॉपिंग करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव है। तो ये गोल ओरिएंटेड होते हैं। स्टडी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, जितने ऑप्शंस होते हैं उन्हीं की हम स्टडी करते हैं। अब हमें कैसा पता चलेगा कि हमें इन 5 ड्रेसेस में से कौन सी खरीदनी है। हम ये देखते हैं कि उनमें से कलर किसका अच्छा है, कौन सी ड्रेस कितने रुपए की है, उसका प्राइस क्या है, उसका कपड़ा कैसा है, कितने टाइम तक वो चल सकती है, क्या वो पार्टी वेयर है या नहीं है। सो आप हर चीज़ को देखते हो, डिफरेंट फैक्टर्स की स्टडी करते हो, देन उनको देखते हो कि इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं, और जो ड्रेस आपको सबसे बेस्ट लगेगी, ये सबसे अच्छी है, ये मैं यूज़ भी कर सकती हूँ, टाइम तक भी चलेगी, तो वो आप क्या करोगे, बाय कर लोगे। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर 5 ऑप्शंस हैं तो वो देखती हैं कि किस में कितने फंड लगेंगे, किस में कितना टाइम लगेगा, कौन कितने एफर्ट्स लगाएगा, उसके रिटर्न्स कितने हो सकते हैं, उसमें कितना खर्चा आएगा, चांसेस ऑफ रिस्क कितने हैं, फेलियर की चांसेस कितने हैं, सारी चीज़ें देख के जो बेस्ट होगा उसे सेलेक्ट करना होता है। तो स्टडी करनी पड़ती है अल्टरनेटिव्स की। परवैसिव फंक्शन है, हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह में क्या करने होते हैं, डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ऑनगोइंग एक्टिविटी है, एक ऐसा नहीं होता कि लाइफ में एक ही डिसीजन होता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल
प्रोफेशनल लाइफ में भी सिर्फ एक डिसीजन नहीं होता, नंबर ऑफ डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने होते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी कि आपके माइंड पे आप कितनी नॉलेज है, कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपके अंदर है, कितनी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आपके अंदर है, उतनी ही बेटर आप डिसीजन मेकिंग करते हो। सो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि किस चीज़ के लिए आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है डिसीजन मेकिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना है कि उसके पास 3 प्रपोजल आए हुए हैं कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें देखना है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो वो उनकी प्रॉब्लम है कि सेलेक्ट करना कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना है। देन एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पाना। देन डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव, फिर देखना कि हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, सारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड। हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, देन हम अच्छे से उसे एनालाइज करते हैं कि हमारे पास फंड कितने हैं, हम कितना कर सकते हैं, हमारे किस किस फील्ड में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। उसके बेस पे हमने 3 अल्टरनेटिव देख लिए कि ए बी सी जो है ये हमारे लिए बेस्ट फिट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, इन तीनों में से एक जगह पे हम कर सकते हैं इन्वेस्ट। देन हम क्या करते हैं, जो ए बी सी प्रपोजल हैं उन्हें हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि उनमें कितना पैसा लगेगा, कितने बेनिफिट के चांसेस हैं, रिस्क कितना है, कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, उनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ देख लेते हैं, इवेल्युएट करते हैं। और ऐसा जो सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस प्रोवाइड करेगा कम डिसएडवांटेजेस के साथ, उसे हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे, देन इंप्लीमेंट कर देते हैं। देन रिव्यू करते हैं कि क्या हमारा डिसीजन सही रहा या नहीं, यानी कि हमने जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ से हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं या फिर वहाँ हम फ्लॉप हो गए, हमें लॉस गेन करना पड़ रहा है। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, मार्क कर लें ये स्टेप्स, ये सीक्वेंस आती हैं, आप इन्हें ज़रूर याद रखना और इनके सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। टेक्निक और डिसीजन मेकिंग, टेक्निक ऑफ टूल्स क्या होते हैं, टेक्निक या टूल्स हमारे डिसीजन मेकिंग के क्या है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। जैसे हमने बोला ना, इवेल्युएशन करते हैं अल्टरनेटिव की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखते हैं, तो उसकी कौन कौन सी टेक्निक होती है। फर्स्ट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, 5 से 10 लोग, 5 to 10 नंबर ऑफ पीपल इकट्ठे बैठ जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं और नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस लेके आओ, ना कि सॉल्यूशंस को इवेल्युएट करने पे। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस लेके आने पे, यानी कि जो हमारी इवेल्युएशन है उसकी जगह जनरेशन ऑफ आइडिया, जनरेशन ऑफ सॉल्यूशंस पे ज़्यादा डिपेंड करती है। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो ताकि बाद में हम उनमें से बेस्ट को सेलेक्ट कर सकें। रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं होता। फॉर एग्जांपल 5 मेंबर डिस्कस कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं आपका आइडिया अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा है वैसा है, उसमें अलाउ नहीं होता, बट रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो भी अलाउ होता है। नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग, नॉमिनल ग्रुप में क्या होता है कि जो आपका मेंबर्स का ग्रुप है ना, वो सिर्फ नाम के लिए बनाया होता है, नेम सेक के लिए बनाया होता है, बिकॉज सब अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो सारे इकट्ठा मिलके कर रहे हैं ना, 5 के 5 इकट्ठा बैठेंगे एंड देन डिस्कशन होगा। इसमें ऐसा नहीं होता, ग्रुप तो नेम सेक के लिए होता है, वो क्या करते हैं अलग अलग जगह पे होते हैं, बट अपने माइंड में वो चीज़ें चल रही होती हैं और ओरिजिनेट आइडियाज़ फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन देयर ओन, यानी कि अपनी अपनी जगह पे अपने खुद से लेके आते हैं कि क्या आइडियाज़ हो सकते हैं। और इसका जो कोऑर्डिनेटर होता है ना, वो कलेक्ट करता है उनसे जो आइडियाज़ हैं एंड देन उन आइडियाज़ के ऊपर डिस्कस किया जाता है। यानी कि जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो क्या था, सब डिस्कस करके आइडिया लेके आ रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, सब अपने अलग अलग से आइडिया लेके आएंगे, देन फाइनली जो एक कोऑर्डिनेटर है वो सब उनके आइडियाज़ को कलेक्ट करेगा एंड देन 1 by 1 डिस्कस करके फाइनल डिसीजन मेकिंग की जाएगी। डिडैक्टिक इंटरेक्शन क्या होता है, द टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड बी सच दैट द जनरेट आउटपुट इन अ फॉर्म ऑफ येस एंड नो, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, येस और नो। इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको जाना है, क्या इस प्रपोजल पे जाना है येस और नो। 5 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं तो जो जहाँ मेजोरिटी होगी उसके साथ वो चले जाएंगे। सो ये टेक्निक जो हमारी यही वहीं एप्लीकेबल है जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ येस और नो में हम आंसर कर सकते हैं। द ग्रुप दैट मेक डिसीजन डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, गो डिसीजन एंड ड्रॉप डिसीजन, यानी कि एक डिसीजन डिस्कस किया जाएगा कि ये प्रपोजल है, उसकी सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, देन उनसे वोटिंग कराई जाएगी, या तो आप गो के साथ जा सकते हो, आप ड्रॉप के साथ जा सकते हो, जहां मेजोरिटी होगी वो डिसीजंस ले लिए जाते हैं। डेल्फी टेक्निक, डेल्फी टेक्निक में क्या होते हैं, जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, इन्वेस्टमेंट के जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंस के जो एक्सपर्ट हैं, जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में बहुत पता है, उनसे हम क्या लेंगे, उनका ओपिनियन लेंगे, उनसे पूछेंगे, उनकी जो ग्रुप होगा वो हमें बताएगा कि हमें क्या डिसीजन मेकिंग लेनी है। डेविल्स एडवोकेट, नेम ही सजेस्ट कर रहा है डेविल्स, यानी कि इसमें आप क्या करते हो, जितने भी लोग आइडियाज़ लेके आते हैं ना, एक ऐसा बंदा होता है जिसको हम
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उसे क्रिटिसाइज़ ही करना है, उसे सामने वाले के आइडिया में वीकनेसेस निकाल के लेके आनी है, और जिस आइडिया में कम से कम वीकनेसेस निकलेंगी और बेस्ट लगेगा वही आइडिया क्या कर लिया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा कुछ और क्या होते हैं, कलेक्टिव नोटबुक मेथड की सबको, जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको एक नोटबुक दे दी जाती है कि आपको इकट्ठा बैठ के सोचने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपके माइंड में आइडिया आए आप लिख लें, और फिर एंड में जब दिन खत्म होगा तब वो उनकी नोटबुक ली जाती है और आइडियाज़ देखे जाते हैं एंड देन डिसीजन मेकिंग की जाती है। एट्रीब्यूट लिस्टिंग यानी कि जिस चीज़ के बारे में भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है उस चीज़ के सारे एट्रीब्यूट को लिख लो, उस चीज़ के सारे फीचर्स को लिख लो, उन फीचर्स को बार बार स्टडी करो, उनकी स्टडी करके जो बेस्ट डिसीजन निकलता है, बेस्ट आइडिया निकलता है, वो आप कर सकते हो। चेकलिस्ट मेथड में हमारा क्या होता है, एक क्वेश्चनेयर भरवाना। फॉर एग्जांपल आपको डिसीजन मेकिंग करनी है कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज सही हैं या नहीं, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबसे आपने एक क्वेश्चनेयर भरवा लिया और उसके बेस पे आपने डिसीजन मेकिंग की। अगर पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है तो सही है, अदरवाइज आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। गोल्डन मेथड है, फ्री एसोसिएशन मेथड है। गोल्डन मेथड में हमारा क्या होता है कि हम ये नहीं बताते कि हम किस प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ एक वर्ड दे दिया जाता है एंड देन हमें उसके ऊपर डिस्कस करना होता है, देन एक और वर्ड दे दिया जाता है, उसके ऊपर हमें डिस्कस करना होता है। सो इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम नहीं बताई जाती, हम डायरेक्टली ये नहीं कहते कि हमें इस प्रॉब्लम पे डिस्कस करना है, बिकॉज अगर हम उस प्रॉब्लम पे डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद हम उसी तक लिमिटेड रह जाते हैं कि हमें इसी के बारे में सोचना है। उसमें सिर्फ एक जर्नल डिस्कशन शुरू किया जाता है, इसमें वर्ड्स नहीं दिए जाते, एक जर्नल डिस्कशन शुरू किया जाता है, देन हिंट प्रोवाइड की जाती है, देन हम ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम तक अपने आप पहुंच जाते हैं एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। फ्री एसोसिएशन मेथड्स में वर्ड दिए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने डिस्कशन करने बैठे तो पहला वर्ड दे दिया कि इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, थोड़ी देर उस पर डिस्कशन हुआ, देन आपने देखा पॉवर्टी, सेकेंड आपने वर्ड दिया, सो दैट आपने यानी कि गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इन सबको आपने वर्ड देना शुरू किया सो दैट उसके बारे में वास्ट आपके थॉट्स आ सकें, आइडियाज़ आ सकें एंड देन आप डिसीजन मेकिंग करते हो। इसके अलावा कैसे डिसीजन मेकिंग की जा सकती है, आप अपनी गट फीलिंग के साथ जा सकते हो, इंट्यूशंस के साथ जा सकते हो, फैक्ट एंड एक्सपीरियंसेस यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, या फिर आप रिसर्च को कंडक्ट करके भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। हमने डिसीजन मेकिंग जो देखा उसमें क्या करना है, डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है उसके फीचर्स और उसकी प्रोसेस, टेक्निक्स के नाम आपको क्लियर होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से। जो शुरू में हमने मेन टेक्निक डिस्कस की थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके नाम एंड मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।